घर में अब सब कुछ अपग्रेड हो चुका था, चाहे वेपन्स हो या लोग। आज का शेल्टर पूरी तरह से सिक्योर था, इतना कि बिना डेथ ऑफ लव के भी बड़े इलाके को संभाल सकता था। जोकिर की देखभाल में रंग बिरंगे सेंटीपीड्स ने अंडे देना शुरू कर दिया। फ्रॉग ने भी रेयर तरीके से व्हाइट कोट पहनकर इंसेक्ट ब्रीडिंग में ध्यान लगाया। उसे बग्स से बहुत प्यार था, खासकर जब वो खाने लायक भी हों। पहली बार वो मिट्टी में लौटने से हटकर कुछ ऐसा कर रहा था जिसमें उसे मजा भी आ रहा था और वो अच्छा भी था। शैंगजिंग से युआन और की पहली खेप भी आ गई। झांगी ने एलियन स्पेस से ब्लिजर्ड सिटी को 7%, डेंग टेक को 5% दिया। बाकी खुद रिफाइन करने और सेंटीपीड्स को फीड करने में लगाया। अब सब रेडी था तो उसने स्नोई प्लेटू जाने का डिसीजन लिया। इस बीच पाजिक सांग ने उसे बार बार कॉल किया और चुआनजाओ धर्म असेंबली में आने की रिक्वेस्ट की। वो डर रहा था कि अगर झांग ही नहीं आया तो उसे अपने लोगों के साथ प्लेटू छोड़कर भागना पड़ेगा। यशेलांगताई फैमिली अब बाकी 3 फैमिलीज पर जोर बढ़ा रही थी। पैट्रियार्क याशेलांगताई देजी ने कह दिया था, या तो सरेंडर करो और सब टेरिटरी छोड़ दो या फिर खत्म हो जाओ। वो अंडरटेकर भले ही नरम दिल हो, लेकिन उसके रहते याशेलांगताई फैमिली पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। बाकी फैमिलीज अब सिर्फ पीटने के लिए बची थीं। पाजिक सांग बार बार झांगी से गुहार लगाने लगा। झांगी ने मौके का फायदा उठाते हुए डेपिक ऑफ किंग गेसर की 2 और ओरिजिनल वीडियोस मांगी। वो जितना देखता उतना चौंकता। ये मिथ नहीं, शायद सच था जिसे छिपाया गया था। उसने यांग शिनशिन से कहा, अगर हमें लेजेंड ऑफ किंग गैसर पूरी मिल जाए तो हम डीमन किंगडम और अंडरग्राउंड ट्राइब्स के रहस्य तक पहुंच सकते हैं। एट फर्स्ट, अगर पाजिक जांग ना दे तो हम छीन भी सकते हैं। यांग शिनशिन ने कहा, पाजी फैमिली मजबूरी में हमें बुला रही है, पर गेसर और ग्रेट स्नो माउंटेन के सीक्रेट्स हाई वैल्यू के हैं। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें मिस्ट वैली के गेटकीपर या चिनलिंग के व्हाइट बॉय से लड़ना पड़े तो? जांग ये चुप रहा, फिर बोला, शायद मैं जान बचाकर भाग सकता हूं, बस शायद। असल में वो लोग अपनी फुल पावर में नहीं थे, वरना झांगी और बाकी एप्सिलॉन्स जिंदा ना बचते। शिनशिन ने कहा, रिट्रीट का कोई फायदा नहीं जब क्राइसिस आना तय है। स्ट्रॉन्गर बनो, यही सोल्यूशन है। झांग ही ने सोचा, स्नोई प्लेटू ही सही रहेगा। अंडरग्राउंड डीमंस 2000 साल पहले दबा दिए गए थे, कितने पावरफुल होंगे। लेकिन वो सीक्रेटली डर भी रहा था कि कहीं उनमें से कुछ अब भी जिंदा और बहुत स्ट्रांग न हो। पूरा फैमिली स्नोई प्लेटू जाने को रेडी हो गया, फ्रॉक को छोड़कर, जो ब्रीडिंग संभालता रहेगा। बाकी फाइटर्स शैडोज में रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी छिपाएंगे। झांगी चाहता था कि जब वक्त आए तो वो एकदम से अपनी पावर दिखाकर बाजी पलट दे, क्योंकि इप्सिलॉन कितना पावरफुल है किसी को नहीं पता। फिर झांगी ने पाजिक सांग को कॉल किया। वो बहुत टेंस था। स्नो रीजन में ब्लिजर्ड की वजह से हालात खराब थे। हालांकि कुछ एसेट्स शेंगजिंग पहुंचा दिए थे, पर ज्यादातर सोल्जर्स और प्रॉपर्टी वहीं रह गए थे। याशे लांगताई फैमिली का प्रेशर अब एक्सट्रीम हो गया था। झांगी से कॉल मिलते ही पाजिक सांग ने पूरे रूम को खाली करवाया, फिर कॉल उठाई। झांगी ने पूछा, तुम्हारे अलावा किसी को पता है कि तुम मुझसे जुड़े हो? पाजिक सांग बोला, नहीं, सब सीक्रेट रखा है। झांकी ने कहा, सबके प्राइस टैग होते हैं, कोई भी बिट्रे कर सकता है। फिर असली टॉपिक पर आए, डीमन किंगडम। झांगी ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूं। पाजिक सांग खुश हो गया। उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। उसने कहा, अगर आप हेल्प कर दो तो जो आपको मिलेगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होगा। झांग यी ने कोल्डली कहा, मुझे फायदा चाहिए, मैं दिल से नहीं काम करता। पाजिक सांग बोला, बस स्नो माउंटेन का ट्रेजर मुझे दिला दो, बाकी सब आपका। झांगी जानता था कि डीमन किंगडम का गेट 2000 साल से क्लोज्ड है, पर शायद वहां सोर्स ऑफ गॉड या सैक्रिफाइस स्पिरिट्स जैसी चीजें मिले। नहीं मिली तो वो रिटर्न आ जाएगा। फिर उन्होंने जर्नी का टाइम तय किया। असेंबली में बस कुछ ही वीक्स बचे थे। स्नो प्लेटू में शाहजहा और रामन फैमिलीज को या शेलांगते अपने पक्ष में खींचना चाहता था, लेकिन वो इतने आसान नहीं थे। वहीं चिप्पा के राइटर्स भी पूरे इलाके में केओस फैला रहे थे।
झांगी ने तय किया कि सब मर्सनरीज की तरह जाएंगे, आइडेंटिटी छुपाकर। अंत में उसने शेल्टर में सबको बुलाया और प्लान बताया। सब एक्साइटेड थे, पर फिर सीरियसनेस आ गई जब उन्हें पावर स्ट्रगल की सच्चाई पता चली। जौकीर ने कहा, अगर सच में ट्रेजर है तो हमें पहले पहुंचना चाहिए। झांगी ने बोला, यही सोचकर तो जा रहा हूं, एपोकैलिप्स के बाद ये दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। अगर हम सच में यहां शांति से जीना चाहते हैं तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। वो सबको देखता हुआ बोला, तो मेहनत करो, ताकतवर बनो, ताकि हम सब साथ में सही मायनों में जिंदा रह सकें। स्नो रीजन का सफर फिक्स हो गया था। झांगी के फैसले फाइनल होते हैं, उसे कोई आसानी से नहीं बदल सकता। वो भले ही सबसे स्मार्ट ना हो, लेकिन सबसे डिपेंडेबल जरूर है। इस बार वो मर्सेनरीज की तरह जा रहे थे। नॉन कॉम्बैटेंट्स को मूयान की शैडो स्पेस में छिपाया गया। मूयान ने बताया, अब मेरी शैडो स्पेस किसी पैराडाइज से कम नहीं, बस थोड़ी बोर्डम होती है। झांगी ने रोल कॉल लिया। सरफेस फाइटर्स थे। वो खुद, हुआ हुआ, लियांग युए, फैटी शू और अंकल यू। फैटी शू हैरान हुआ, मैं? लेकिन झांगी ने उसे इग्नोर कर दिया। छिनलिंग एबिस की फाइट फुटेज में झांगी ने देखा था कि फाइट मूड में फैटी शू काफी पावरफुल बन जाता है। झांगी ने सबको कोड नेम्स दिए। ए झांगी, बी हुआ हुआ, सी लियांग युए, डी फैटी शू, ई अंकल यू। जोकियर ने सबका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर डिसगाइज बना दिए। झांगी खुद एक कोल्ड, पतला मर्सेनरी लगने लगा। यार, ये लुक कितनी देर टिकेगा? 1 महीना, जोकियर ने मुस्कुराकर कहा। हुआ हुआ भी अब ब्लैक से येलो कैट बन गई थी, बस पेंट से। घर की चिंता पर झांगी ने कहा, फ्रॉग देख लेगा। वो अब सेंटीपीड फार्मिंग में इतना डूब चुका है कि लिटरली उनके साथ ईट स्लीप करता है। जहांगीर ने तीनों बेस जाकर फाइनल चेक किया ताकि कोई हिडन खतरा ना हो। फिर सब निकल पड़े स्नो रीजन की तरफ। स्पेस ट्रैवल से बस आधे घंटे में स्नो प्लेटो के बॉर्डर पर पहुंच गए। ये एरिया तिब्बत, सिचुआन और चोंगछिंग को जोड़ता है, जहां तांत्रिक फ्यूनरल मास्टर्स की डोमिनेशन है। जहांगीर ने सबको एक बिग स्नो मोबाइल में बिठाया। सैटेलाइट मैप से रास्ता मिला। दूरी पर कुनलुन माउंटेन्स सफेद ड्रैगन जैसे लग रहे थे। एंशंट लीजेंड्स में इसे स्वर्ग के देवताओं का घर कहा गया है। झांगी ने अंदर चेनलोंग आर्मर पहना था, जो मॉडर्न कॉम्बैट सूट से 30 गुना ज्यादा पावरफुल है। स्नोफील्ड पर राइड करते हुए उन्होंने 2 गोल्स सेट किए। एक, डेमन कंट्री का ट्रेजर सच है या नहीं, अगर कुछ फायदा नहीं दिखा तो वापसी। 2, सेमेट्री के लॉर्ड के बारे में इन्फो निकालना। जांगी को सबसे ज्यादा डर था उस मिस्टीरियस फ्यूनरल मास्टर से। यांग शिनशिन ने कहा, पाजी गेसिंग हमसे भी कुछ छिपा रहा है, सब सच वहीं जाकर पता चलेगा। लियांग युए ने कहा, इनिशिएशन शायद तांत्रिक बुद्धिज्म की तरह सुपर पावर्स एक्टिवेट करता हो। फैटी शू फिर गेम में बिजी था। झांगी ने टोका, इतना गेम क्यों? फैटी शू बोला, अब तो एक साथी भी है, ली यांग यांग। सब शॉक थे, वो लड़का ही है ना? फैटी शू बोला, पर वो क्यूट ड्रेसेस की फोटो भेजती है, काफी प्रिटी लगती है। झांगी ने झल्लाकर कहा, तो जाकर शेंगजिंग में उससे मिल क्यों नहीं लेते? फैटी शू बोला, ऑनलाइन रिलेशन ही ठीक है, रियल लाइफ डरावनी है। तभी लियांग युए ने चौंक कर कहा, देखो, बुद्धाज लाइट। दूरी पर एक माउंटेन पीक पर डिवाइन ग्रीन लाइट चमक रही थी। चारों ओर हल्का गोल्डन ग्लो था, जैसे आकाश से उतरा कोई वरदान। झांग ये उस रोशनी को देखकर शांत हो गया, जैसे सब टेंशन मिट गई हो। तभी अलर्ट आया, ह्यूमन डिटेक्टेड। जहांगी ने आईपीस से झूम किया और देखा, कड़कड़ाती ठंड में एक आदमी, नंगे पांव, सिर्फ पतली कॉटन ट्राउजर्स पहने, एक लंबी बर्फीली सड़क पर बो करते हुए चढ़ रहा था। इस सीन को देखकर झांगी चुप हो गया। इतनी ठंडी में भी वो सन्यासी बर्फ पर धीरे धीरे माथा टेकते हुए जा रहा था। झांगी को याद आया कि तिब्बती इलाकों में कुछ लोग पूजा के लिए पूरी पहाड़ी का चक्कर इसी तरह लगाते हैं। ये तरीका सिर्फ सबसे सच्चे भक्त अपनाते हैं। पास खड़ी यांग शिनशिन बोली, ये शायद सांगजिया मंदिर का साधु है। झांगी ने धीरे से कहा, उसे डिस्टर्ब मत करो,
ऐसा साधु आम इंसान नहीं हो सकता। लेकिन उनकी स्नोमोबाइल उसी डायरेक्शन में जा रही थी। सन्यासी अब भी बिना रुके बर्फ पर माथा टेकता जा रहा था। नंगे सीने पर बर्फ की चोट भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। तभी झांगी ने मुस्कुराकर कहा, कोई आ रहा है। लियांग युए ने तलवार के हैंडल को पकड़ा। चारों ओर मारने की इंटेंट है, मगर हमारे लिए नहीं। अगले ही पल बर्फ से दर्जनों स्नो ड्रैगन निकले और सीधा सन्यासी की तरफ बढ़े। उनमें से एक औरत बर्फ में सफेद कपड़ों में लिपटी सामने आई। उसकी पूरी बॉडी बर्फ के क्रिस्टल से ढकी थी और वो जबरदस्त आइस स्टॉर्म के साथ अटैक करती है। लेकिन सन्यासी बस मुस्कुराता है। क्यों जरूरत है इस सब की? बर्फ की आंधी में भी वो अडिग खड़ा रहा और एक भी स्क्रैच नहीं आई। जब औरत ने उसका फेस देखा, वो चौंक गई। जुएगुओ, तुम? फिर भी उसने अटैक किया, मगर जुएगुओ ने एक हाथ उठाया और गोल्डन लाइट के साथ, जैसे किसी बुद्ध ने पीछे से हाथ बढ़ा दिया हो, और एक ही मूव में उसे जमीन पर चिपका दिया। झांगी ने देखा, वाइप्सिलॉन लेवल का है ये। बाकी हमलावर भी जुएगुओ पर टूट पड़े, मगर उसने बस एक मूव से सभी को अनकॉन्शियस कर दिया, किसी को मारा नहीं। झांगी ने कहा, यह सच में काइंड साधु है। तभी वो औरत जमीन से जुएगुओ का पैर पकड़ती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हें भी खुद आना पड़ा, हमसे डरते हो ना? झांगी और उसकी टीम अब वहां से निकल पड़े। उसे अंदाजा हो गया कि ये लोग साउथ वेस्ट के रेबेल्स हैं, जो चार फैमिली से नहीं जुड़े और जो जमीन और रिसोर्सेज पर अटैक करते हैं। लियांग युए बोली, तो इसका मतलब जुएगुओ ने जानबूझकर अपने आप को शो किया ताकि रेबेल्स ट्रैप में आ जाए। जहांगीर ने कहा, अगर एक रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर को खुद ट्रैप लगाना पड़े तो समझो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। तभी दूर से एक और कॉन्वॉय आता दिखा, और जब पास से गुजरा तो इंजन जोर से गरजा, एक तरह की वार्निंग। जहांगीर मुस्कुराया, लगता है ये अंडरटेकर के आदमी हैं जो रेबेल्स को लेने आए हैं। उनकी गाड़ी में बैठे लोग भी झांगी की टीम को देख रहे थे। एक बॉल्ड आदमी बोला, वो रेबेल लगते हैं। उसका लीडर डुनबा बोला, पागल हो क्या? अगर वो रेबेल होते तो फ्यूनरल मास्टर के एरिया से जिंदा कैसे आते? फिर उसने धीरे से जोड़ा, या तो वो कोई दूसरी फैमिली के लोग हैं या किसी बड़े गेम का हिस्सा। लोरेन को जैसे ही कॉल आया कि कुछ और लोग स्नो रीजन में घुसने वाले हैं, उसकी आंखें कमर पर लटकी तलवार जितनी ठंडी हो गई। फिर से, ये लोग मरने से डरते ही नहीं हैं। छोड़ो, इनको मैं ही संभालता हूं। सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसने उसे नीचे फेंका और जूते से मसल दिया। चलो, शिकार आने वाला है। उसकी टीम में 17 जांबाज थे, सभी संजिया मंदिर के ट्रेन किए हुए मॉन्क सोल्जर्स, जो चार प्रमुख फैमिलीज के प्राइवेट गार्ड से भी ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि अब याशे लांगताई परिवार का दबदबा था और वो ही मौजूदा बुड़ियल मास्टर थे, इसलिए ये सभी अब उसी फैमिली के आदेशों पर चल रहे थे। आने वाले सप्ताह में चुआनझाओ धर्म सभा होने वाली थी, जो पूरे स्नोई प्लेटू का पावर रीशफल करेगा। इसीलिए बाहरी मर्सनरीज को रोकने के लिए ये गश्ती दल लगातार पेट्रोल कर रहे थे। लोरेन की गाड़ियों का काफिला उस संकरे रास्ते की निगरानी कर रहा था, जो बर्फीले इलाके की एकमात्र एंट्री थी। तभी दूर से एक ब्लैक स्नोमोबाइल आती दिखाई दी। लोरेन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया और अपने हाथ तलवार पर रख दिए। दो हेवीली आर्म्ड लोग बाहर निकले। ये इलाका तुम्हारे लिए नहीं है, वापस जाओ, लोरेन ने दांत निकालते हुए कहा। उनमें से एक नौजवान मुस्कुराया, जहां जाना हो मैं चला जाता हूं, कोई रोक नहीं सकता। समझदार बनो, जान बचा लो, लोरेन बोला। हटो सामने से। तलवार चली और नौजवान दो टुकड़ों में कटकर गिर पड़ा। उसके साथी की भी गर्दन उड़ गई। बोला था जाने को, अब गाड़ी भी हमारी और सामान भी। तभी दूर से फिर इंजन की आवाज आई। अब कौन? जंगी की गाड़ी पास आई और उसने खून देखा। लड़ना है? लियांगयू ने पूछा। झंझट पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी टक्कर अनअवॉइडेबल है। जंगी टैक्टिकल चश्मा पहनकर बाहर निकला। हम पज फैमिली के इनवाइटेड गेस्ट्स हैं, ये सील देखो। सील देखकर सब हंसने लगे। यही तो हमारे टारगेट होते हैं, लोरेन ने कहा। तलवार निकली, लेकिन इस बार प्लेट जैंगी के शरीर को नहीं काट पाया, बल्कि लोरेन की छाती आर पार हो गई। पल में उसकी लाश गिर गई, दो टुकड़ों में।
टीम के बाकी 16 एलियन सोल्जर्स चीखते हुए टूट पड़े, लेकिन जैंकी का हिडन ड्रैगन आर्मर और वॉइड की शक्ति अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। अब टेस्ट शुरू करते हैं। उसने एक हाथ में तलवार, दूसरे में काली आग जलती हुई ली। वो ऐसा दिख रहा था मानो नर्क से कोई हंटर आया हो। वो बस चलता गया और एक एक कर दुश्मनों को जला डालता गया। काले वॉइड की लपटें आसमान तक उठी। ये तो राक्षस है, संजिया मंदिर को खबर दो। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। 10 सेकंड से भी कम में 17 में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैंगी ने सारा सबूत वॉइड में ऑब्जॉर्ब कर दिया और बॉडीज को जलाकर राख बना दी। वापस गाड़ी में बैठते ही फैटी शू बोला, बॉस, यू वर एपिक। पहली बार तुम्हें तलवार से लड़ते देखा। यू अंकल ने थम्स अप दिया। प्रैक्टिस का असर है। अब तुम क्लोज कॉम्बैट में भी टॉप क्लास हो। जैंग यी ने लियांग यू की ओर देखा। तेरे लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब कमजोर भी नहीं हूं। ट्रू, लियांग यू बोला, बट मार्शल आर्ट्स में टैलेंट जरूरी है, वो शायद तुम में कम है। चलो कोई बात नहीं, हाथ पैर टूटने से बेटर है दूर से मारना। जैंकी हंसा। अब उसका आर्मर, वॉइड पावर और टैक्टिकल प्लानिंग इतना स्ट्रांग था कि उसे किसी भी लेवल के म्यूटेंट से डर नहीं था। लेकिन वो जानता था, ली चांगोंग और लियांग यू जैसे एलीट वॉरियर्स से भिड़ने का मतलब था जान हथेली पर रखना। फिर भी अब जैंग ये एक ऐसा रेयर म्यूटेंट था जो हर तरह की फाइट में एक्सपर्ट था। रास्ता रोकने वाले साधु सैनिकों को झेलते हुए झांगी ने बिना देर किए उन्हें मार डाला। अब आइप्सिलॉन से नीचे के योद्धा उसके सामने चींटी जैसे हैं। हालांकि सबूत मिटाना नामुमकिन है। अगर कोई गायब हुआ तो या शेलांगताई परिवार और सांगजिया मंदिर जरूर शक करेंगे। पर झांग यी को फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस पाजी परिवार का भाड़े का सोल्जर है और याशे लांगताई से दुश्मनी में है। उसने पहले ही पाजी परिवार की सील दिखाई थी, लेकिन फिर भी इन साधुओं ने अटैक किया। मतलब दोनों परिवारों की दुश्मनी बहुत गहरी है। सबको मारकर झांग ये सीधा दक्षिण पश्चिम के कोर शहर साला की ओर बढ़ा। ये एक बर्फीला शहर है जहां हजारों सर्फ दीवारों के नीचे काम में जुटे हैं। प्लेटों पर सामान की कमी है, इसलिए बर्फ ईंटों से दीवारें बनाई जा रही हैं। शहर के बाहर पाजी परिवार के ओवरसियर सब मशीन गन और कोड़ों के साथ सर्फ्स पर चिल्ला रहे थे, अगर ढंग से काम नहीं किया तो उबलते पानी में फेंक दूंगा। ज्यादातर सर्फ फटे पुराने कपड़े पहने थे, हाथ पैर सूजे हुए और बदन पर घाव थे। झांगी ने देखे झंडे जैसे लटके हुए शव, शायद कोई पुराना बलिदान प्रथा। उसे ये सब देखकर हैरानी नहीं हुई। त्यानहाई सिटी में भी पहले ऐसा ही था, पर उसके कंट्रोल के बाद हालात सुधरे। अब वो सीधा पांजी की टेरिटरी पहुंचा, जहां गार्ड्स ने उसे रोका, पर सील देखकर झुक गए। पैज परिवार आपका स्वागत करता है, झांगी बोला। अपने मालिक को बुलाओ। गार्ड ने जवाब दिया, वो अभी सांगजिया मंदिर मीटिंग में है, लेकिन स्टीवर्ड लेबू आता ही होगा। थोड़ी देर में लेबू आया, 40 साल का, चमकीले कपड़े, ढेर सारे प्राइवेट सोल्जर्स के साथ। झांगी के सामने झुक गया। स्वागत है। लेबू ने सब समझाया और झांगी को आराम के लिए अंदर ले गया। शहर के अंदर और भी बड़ा हसल दिखा। 3 लेयर की दीवारें, भारी हथियार और सर्फ्स की भीड़। सब कुछ किसी वॉर की तैयारी जैसा लग रहा था। अंकल यो बोला, इन्हें बस मेंटल पीस चाहिए, वरना पैनिक बढ़ेगा। झांगी ने मुस्कुराकर कहा, हम भी कभी ऐसे ही थे। भीतर कैंप की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बर्फ के घर देखे। सैकड़ों लोग एक साथ, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग के लिए, पर सब सफेद कब्र जैसी दिख रही थी। कुछ जगह बॉडीज को लॉग से उतारकर उबालने के लिए पॉट में डाल रहे थे। एक जगह तो ऑनेल में फ्राई कर रहे थे। फैटी शू ने बाहर देखकर कहा, देखो, वो तो भेड़ काट रहे हैं। झांगी बोला, झूम करके देख, क्या वो वाकई भेड़ है? जब इंटेलिजेंस सिस्टम से देखा तो फैटी शू की हालत खराब हो गई। वो इंसान थे, उनके शरीर को काटा जा रहा था, अंग अलग किए जा रहे थे। यांग शिन बोली, तंत्र में ह्यूमन सेक्रीफाइस की पुरानी परंपरा है। अब इमरजेंसी के नाम पर सब फिर से शुरू हो गया। झांगी ने ताना मारा, आपदा में धर्म खूब फलते हैं। साउथ वेस्ट रीजन में तंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई कुछ कर नहीं सकता। अंततः वे पाजी परिवार के पैलेस पहुंचे। सैकड़ों साल पुरानी इमारत,
सफेद दूध और बर्फ से जमी दीवारें। अंदर जाते ही सैकड़ों महिलाओं ने सिर झुकाकर स्वागत किया। रेड कारपेट और गोल्ड डस्ट फैली थी। बाहर नर्क जैसा था, लेकिन अंदर स्वर्ग से भी सुंदर। झांग ही ने कहा, ये तो जैसे किसी बौद्ध कथा जैसा है। स्वर्ग और नर्क एक ही जगह। लेबू बोला, आपके लिए फूड, स्नान और आराम का इंतजाम है। क्या करेंगे पहले? झांगी ने कहा, खाना नहीं, बस आराम और गर्म पानी चाहिए। कार में बहुत देर बैठकर थक गए हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग लग्जरियसली फर्निश्ड कमरा था। हीटिंग, बाथरूम, सब कुछ। कुछ रूम्स तो इतने बड़े थे कि 50 स्क्वायर मीटर का प्राइवेट स्नानागार था, जिसमें पर्सनल पूल तक था। झांगी मुस्कुराया, इतना लग्जरी तो किसी कैपिटल में भी मुश्किल है। लेबू जैंगी और उसके साथियों के पीछे पीछे बड़ी विनम्रता से चल रहा था। आखिरकार इन्हें खास मेहमानों जैसा ट्रीट करने का ऑर्डर मिला था। जैंगी को सब कुछ पसंद आया, लेकिन उसने कहा, एक हाउस कम कर दो, 3 हाउस काफी है। उसने फैटी शू और अंकल यू से कहा, वू और डिंग एक में, मैं बीच वाले में, तुम दोनों मेरे पास। ये उनका एरिया नहीं था, इसलिए पास रहना बेटर था। सब रेडी हो गए। जब लेबू को पता चला कि सब बात करने वाले हैं, उसने दर्जनों ब्यूटीफुल नौकरानियां बुला दी। फिर लियांग यू से पूछा, मैडम, कोई स्पेशल सर्विस चाहिए? हमारे पाजी खानदान के मेल्स बड़े पावरफुल होते हैं। लियांग यू का फेस रेड हो गया और उसने एंग्री होकर कहा, जरूरत नहीं। जांगी स्माइल कर दिया और मना कर दिया। फैटी शू और अंकल यू थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, मगर जैंगी ने मना किया तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ा। असल में जैंगी को यहाँ की वुमेन्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। घर में डेली ब्यूटीफुल लेडीज देखता था, अब कॉमन फेस अच्छे नहीं लगते। थोड़ी देर में हॉट मिल्क का बाथ रेडी हुआ। जैंगी ने पहले अपना स्कैनर निकालकर चेक किया कि कहीं कुछ पॉइजनस तो नहीं। सब सेफ निकला तो वो कंफर्ट से मिल्क टब में लेट गया। लेकिन उसका माइंड अगली स्ट्रैटेजी में लगा था। उसे पता लगाना था कि क्या ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे रियल में कोई डेमोनिक किंगडम है। तभी बाहर स्लाइड साउंड हुई। जैंगी ने नोटिस किया, रूम का डोर किसी ने स्लोली खोला, जबकि उसने तो अंदर से लॉक किया था। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लेडी अंदर आई। उसकी वॉक किसी मॉडल जैसी थी। उसने कहा, मैं आपकी सर्विस के लिए आई हूं। फिर उसने अपने क्लोथ्स रिमूव कर दिए। उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। जैंगी कुछ टाइम के लिए स्टन रह गया, मगर उसने इमीडिएटली होश संभाला। उसने स्ट्रिक्टली कहा, जरूरत नहीं। लेडी रुक गई, फिर सैड होकर बोली, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं? जैंगी ने कोल्ड टोन में कहा, इंटरेस्ट नहीं है, निकल जाओ। लेडी चुपचाप क्लोथ्स पहनकर चली गई। जैंगी को कुछ स्ट्रेंज लगा। उसकी वॉक में कुछ था जो नॉर्मल नहीं लगा। थोड़ी ही देर में बाहर एक स्क्रीम सुनाई दी। जैंगी रन किया, देखा वही लेडी डेड पड़ी है। नेक पर डीप कट, ब्लड से स्नो रेड हो चुका था। जैंगी शॉक था। उसे किसी के आने जाने का सेंस भी नहीं हुआ। या तो कोई एक्सपर्ट आया था जो उसकी सेंस से बच गया, या फिर किलर पहले से वहीं था। तभी लेबू आया और सॉरी कहते हुए बॉडी को रिमूव कराने लगा। जंगी ने पूछा, क्या ये तुम्हारे सेंड किए लोगों में से थी? लेबू सरप्राइज हुआ, नहीं सर, ये तो हमारे मास्टर की 27th वाइफ थी। जैंगी ने हेड शेक किया। पाजी गेसांग तो बड़ा जनरस निकला। अब जैंगी को लगने लगा था कि कुछ रॉन्ग है। अंकल यू ने मजाक किया, मगर जैंगी ने क्लियर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, और अगर करता भी तो कम से कम 2 आवर्स लगते। तभी यांग शिन शिन की वॉइस आई, भैया, तुमने कुछ फील नहीं किया? इतने क्लोज मर्डर हुआ। जैंकी ने जवाब दिया, कुछ पता ही नहीं चला। शिन शिन ने एक फोटो भेजी। लेडी की बॉडी ब्लड में भीगा हुआ एक हेयर पिन पड़ा था। वो उसी का था। मुझे लगता है उसने सुसाइड की है। शिन शिन ने कहा, शायद उसे कोई मिशन दिया गया था तुम्हें सेड्यूस करने का। फेल रही तो उसे खुद को फिनिश करना पड़ा। जैंगी स्माइल किया, मतलब ये मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं भैया, शिन शिन बोली, मगर इसमें कोई कंस्पिरेसी जरूर है। किसी ने तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश की है। अब जैंगी और ज्यादा अलर्ट हो गया था। सरा सिटी में एंटर करते ही ट्रबल शुरू हो चुकी थी। लेडी 27 की मौत ने झांगी और उसके साथियों के वेलकम को कड़वा बना दिया। झांगी, जो आराम से नहाना चाहता था, अब चुपचाप
हुआ हुआ के सॉफ्ट फर को सहलाते हुए रूम लौट आया। उसने कुछ करने का मन नहीं बनाया और सोचा पहले पाजिक सांग से मिलकर आगे डिसाइड करेगा। लेकिन वो पहले से रेडी था कि अगर पाजी फैमिली इसे लेकर कुछ मूव करे तो वो चुप नहीं बैठेगा। थोड़ी देर में बटलर लेबू आया, लेकिन इस बार सॉरी बोलने नहीं, बल्कि बार बार माफी एक्सप्रेस करने। झांगी ने पूछा, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? लेबू ने बताया कि लेडी ने खुद ही हेयर पिन से गला काट लिया था। झांगी ने आधी स्माइल में पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें हमारा हैंड हो सकता है? लेबू तुरंत बोला, नो नो, आप तो हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। वैसे भी ऐसी औरत आपके स्टेटस के आगे कुछ नहीं। क्लियर था कि पाजिक सांग को अपनी बीवियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। झांगी ने शांत भाव से कहा, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। लेबू ने फिर उन्हें फैमिली हाउस घुमाने का ऑफर दिया। झांगी ने हामी भरी। फर्स्ट टाइम आया हूं स्नो रीजन में, देखना तो बनता है। पाजी हाउस बहुत बड़ा था, जहां तांत्रिक वाइब हर तरफ फैला था। दीवारों और खंभों पर संस्कृत के पैटर्न और बुद्ध की इमेजेस थी। लेबू बातों में बहुत केयरफुल था, खासकर संघा मोनेस्ट्री और डेमन किंगडम पर। चांग ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। बाहर उन्होंने देखा कि कई लोगों की स्किन उतारी जा रही थी, जैसे कोई पूजा हो रही हो। झांगी ने पूछा, ये स्नो रीजन की फूड कल्चर है? लेबू बोला, ये तो सेक्रेड सैक्रिफाइस है। चढ़ावे के लिए ह्यूमन स्किन और ऑर्गन्स से मैजिकल टूल्स बनाए जाते हैं। ये सब तांत्रिक बिलीफ का हिस्सा था, आफ्टर लाइफ में सुख की गारंटी के लिए। झांगी और उसके साथी अंदर से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन बाहर से कूल बने रहे। शैडो स्पेस में मौजूद लड़कियां उल्टी कर रही थीं। फिर वे एक बड़े लामा को प्रवचन देते देखे, कष्ट सहो, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। गरीब और भूखे भक्तों की आंखों में होप की चमक थी। एक बूढ़ी औरत तो खुशी से हंसने लगी कि वो मरेगी तो स्वर्ग जाएगी और उसके अत्याचारी नरक में जलेंगे। जब लामा ने रिपेंट कहा, सबने दोहराया, मैं प्रायश्चित करूंगा। ये सब देख झांगी को टियानहाई सिटी की स्नो वर्शिपिंग कल्ट की याद आ गई। झांगी ने पूछा, इन सब के बाद लोग बहुत ओबीडियंट हो जाते हैं? लेबू बोला, नो नो, ये तो तपस्या है। लियांग यूए ने तंज कसा, तो तुम और तुम्हारे मालिक क्यों नहीं तपस्या करते? लेबू बोला, हमने पास्ट लाइफ में किया था, तभी अब भोग रहे हैं। झांग ये हंसते हुए बोला, हजारों साल से ये लोग जस्टिफाई करने में एक्सपर्ट हैं। लियांग यूए की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। लेबू सब नोट कर रहा था और सोच रहा था, ये औरत मर्सनरी जैसी नहीं लगती। आधे दिन घूमने के बाद वे संघा मोनेस्ट्री नहीं जा पाए, क्योंकि वो याशे लांगताई फैमिली के कंट्रोल में था। झांगी ने डिसाइड किया कि रात में इन्वेस्टिगेशन करेगा। रूम में लौटते ही लियांग यूए ने गुस्से में कहा, ये तो नरक है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। बाकी लड़कियां भी बाहर आईं। जो, हैमई और यांग सिया की हालत खराब थी। केयर ने कहा, सिचुएशन कायोटिक है, लेकिन सारा सिटी कुछ ज्यादा ही खराब है। ये तो साउथ वेस्ट रीजन का सेंटर है, फिर भी हालात ऐसे हैं। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। झांग यी ने भी थोड़ी सीरियसनेस दिखाई। जोकर बोली, तुम सब ने भी नोटिस किया ना, यहां हर कोई एबनॉर्मल लग रहा है। कमरे में सब चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार सबकी निगाहें झांगी पर जा टिकीं। झांगी ने पहले ही सबको बता दिया था, सिर्फ अपने गोल्स पूरे करो, लोकल मामलों में टांग मत अड़ाओ। उनकी टीम बहुत ताकतवर थी, पर पूरे रीजन से दुश्मनी लेना बेवकूफी होती। यहां इप्सिलन भी मौजूद है। सोफे पर बैठे झांगी ने दोबारा कहा, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्शन मत लेना। फिर मुस्कुरा के बोले, लेकिन अब जब हम यहां हैं तो समझना पड़ेगा कि असली माहौल कैसा है। आज रात मैं सोंगजिया टेम्पल और ग्रेट स्नो माउंटेन जाऊंगा और वलियांग यू की ओर मुड़े। तुम पाजी फैमिली की क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन किसी को पता ना चले। अब लियांग यू की एबिलिटी 9800 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। पूरी स्नोवी प्लेटो में उससे ताकतवर लोग बहुत कम थे। साथ ही वो पहले से ही एक स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की थी। जासूसी उसके लिए परफेक्ट काम था। लियांग यू ने तुरंत हामी भरी, डन। बाकी सबको झांगी ने समझाया कि आराम करो,
चिंता मत करो, हम सेफ हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो निकल जाएंगे। बाकी सब चले गए, लेकिन यांग शिन रुक गई। उसने पूछा, भाई, अचानक लियांग यू को पाजी फैमिली की जांच क्यों सौंप दी? असल प्लान के मुताबिक झांग यी अकेले ग्रेट स्नो माउंटेन और सोंगजिया टेम्पल को एक्सप्लोर करने वाले थे। बाकी कुछ नहीं करना था। ये नया फैसला अचानक लिया गया था। झांग यी ने गहरी नजरों से कहा, पहले हमारे पास इस जगह की ज्यादा इन्फो नहीं थी, पर अब लग रहा है कि पाजी फैमिली बहुत सिंपल नहीं है। आज जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। उस औरत की खुदकुशी और अजीब बर्ताव वाले सर्फ्स ने उसे अनईजी कर दिया। यांग शिनशिन बोली, पाजिकसांग कभी इप्सिलन के खिलाफ साजिश नहीं करेगा जब तक कि सोंगजिया टेम्पल उसके पीछे ना हो। झांगी ने ठंडी आंखों से कहा, इसीलिए हमें सब कुछ क्लियरली समझना है। ये स्नोवी प्लेटो बहुत डीप है, एक एक कदम संभल कर रखना होगा। उधर रात के 8 बजे पाजिकसांग अपने घर लौटा। बहुत सारे गार्ड्स के बीच वह तेजी से अंदर गया। लोई पहले से दरवाजे पर था। मास्टर, गेस्ट्स आ गए हैं। सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। पाजिक सांग मुस्कुराया, अच्छा किया, चलो मुझे उनसे मिलाओ। लोएब ने हिचकते हुए पूछा, मास्टर, ये लोग इतने खास कौन हैं कि आपने इतना इंतजाम किया? पाजिक सांग ने उसे घूरा, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। लोईब डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर गया। गलती हो गई मास्टर। पाजिकसांग ने उसे खड़ा किया। अब बताओ, आज क्या क्या हुआ? लोएब ने धीरे धीरे सारी बात बताई, झांगी के आने से लेकर लेडी 27 की मौत तक। पाजिकसांग का चेहरा सख्त हो गया। वो औरत गेस्ट के कमरे में क्या कर रही थी? वो आपकी फेवरेट थी। गार्ड्स ने उसे नहीं रोका। आज के सारे गार्ड्स को मार दो। सोंगजिया टेम्पल के रिचुअल्स के लिए बलि में इस्तेमाल करेंगे। लोएब ने पूछा, क्या उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन करे? पाजिकसांग हंसा, बस एक औरत थी, गेस्ट चाहे तो 100 दे दूं। इसके बाद पाजिकसांग सीधा झांगी के पास पहुंचा। अंदर बस सोलांग देजी को साथ ले गया। बाकी सभी पुराने गार्ड्स हटा दिए गए, सिर्फ उसके पर्सनल लोग रह गए। अंदर आते ही पाजिकसांग मुस्कुराया, मेरे दूर के दोस्तों, मैं रोज तारे गिनता था तुम्हें याद करके। झांगी ने दरवाजा खोला, मास्टर पज, बहुत दिन बाद। पाजिकसांग ने हाथ मिलाया, फॉर्मल मत बनो, मुझे गेसांग ही कहो। फिर उसने जोर देकर कहा, मैंने आपके लिए खास डिनर अरेंज किया है, दुनिया का सबसे टेस्टी खाना। असल में झांगी और उनकी टीम पहले ही खा चुके थे, लेकिन ये डिनर सिर्फ खाना नहीं था, ये रिस्पेक्ट और बातचीत की शुरुआत थी। पाजिकसांग ने शानदार पार्टी दी, महल जैसा हॉल, नाचती हुई डांसर्स और तरह तरह के व्यंजन। झांगी को नाच देखना पसंद नहीं था, पर आज पहली बार इतने बड़े स्केल पर देखकर थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। पाजिकसांग बोला, अगर कोई डांसर पसंद आए तो रात के लिए ले जा सकते हो, डोंट बी शाय। झांगी ने हंसते हुए मना कर दिया, मुझे ये सब वर्ल्डली हॉबीज पसंद नहीं। फैटी शू और अंकल यू थोड़े टेम्प्टेड हुए, लेकिन झांगी का सिग्नल साफ था, रेस्टोरेंट जरूरी है। खाना वाकई लाजवाब था। झांगी ने पूछा, ये खाना जरूर आपके फेवरेट शेफ ने बनाया है? पाजिकसांग गर्व से बोला, ऑफ कोर्स, लॉडान हमारे सबसे बेस्ट शेफ हैं, देवताओं को भोग लग सकता है ऐसा खाना बनाते हैं। फिर उसने कहा, आज का सबसे खास डिश अब आने वाला है, रेयर इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ। तभी एक इंटॉक्सिकेटिंग खुशबू दूर से आई। सबके सेंसेस हिल गए। मेड्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, सबकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन सबकी निगाहें उस ट्रे पर टिकी थीं जो शेफ लॉडान लेकर आ रहा था। लॉडान ने ट्रे खोली और सबकी आंखें फटी रह गईं। प्लेट में रखा सफेद, नर्म, चमकदार मांस, जिसकी खुशबू किसी को भी पागल कर दे। लेकिन झांगी ने तुरंत अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उसे ये खुशबू बहुत जानी पहचानी लगी। 2 साल पहले यूएलू में जब उसने अपने दुश्मनों को जलाया था, तब ऐसी ही गंध फैली थी। उसने गहरी नजर से पाजिकसांग को देखा। मास्टर पज, क्या यही है वो खास डिश जो हमें खिलाने वाले हो? शेफ लुओदान का बनाया खाना सबकी नजरें खींच लाया। लियांग युए, मोटे शू और अंकल यू तक स्वाद में खो गए। सिर्फ झांगी को कुछ अजीब लगा। ये इसलिए नहीं कि बाकी लोग स्लो थे, बल्कि इसलिए कि झांगी ने उन्हें कभी भूख की तकलीफ महसूस ही नहीं होने दी थी। इसलिए वो इस अजीब ऑनरा से अनजान थे।
झांग यी ने चॉपस्टिक नीचे रख दी और पाजी गेसांग की ओर हल्की स्माइल के साथ देखा। पाजी गेसांग थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ये स्नो प्लेटू की सबसे खास डेलिकेसी है। यहाँ तक कि देवताओं को चढ़ाने के लिए भी हम यही बनाते हैं। इसका इंग्रेडिएंट तैयार करने में मैंने 6 महीने लगाए हैं। लियांग युए और अंकल यू ने झांगी का फेस पढ़ा और थोड़ा अलर्ट हो गए। लियांग युए ने धीरे से पूछा, ए, क्या हुआ? झांगी स्माइल किया, कुछ नहीं, बस मुझे व्हाइट मीट पसंद नहीं। ये सुनते ही लियांग युए और अंकल यू का फेस चेंज हो गया। प्लेट में रखे सफेद गोश्त को देख अचानक उल्टी सी लगने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाजी गेसांग का टॉप फूड ये होगा। झांगी ने शांत वॉइस में कहा, तांत्रिक बौद्ध धर्म की स्पेशलिटीज वाकई यूनिक हैं, पर मैं ये नहीं खा सकता। फिर वो चुपचाप बैठ गया। मोटा शू अभी भी कंफ्यूज था, उसे अब भी खाना छोड़ना मुश्किल लग रहा था। पाजी गेसांग को जेन्युइनली सरप्राइज हुआ। उसे लगा ये डिश सबको पसंद आएगी। लेकिन यही बात स्केरी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये फूड स्नोलैंड में अब नॉर्मल हो गया है। झांगी को तब समझ आया कि दिन में पाजी के घर उसे जो डिस्कंफर्ट हो रहा था वो इसी वजह से था। तभी शेफ लोदान सामने झुककर बोला, सॉरी, क्या मेरी डिश आपको पसंद नहीं आई? झांगी स्माइल किया, आपकी गलती नहीं है, बस मुझे ये इंग्रेडिएंट पसंद नहीं। जैसे कुछ लोग धनिया नहीं खाते, वैसा ही कुछ है। मोटा शू अब भी हिम्मत नहीं हार रहा था। उसने पूछा, बॉस, अगर आपको पसंद नहीं तो क्या मैं खा लूं? झांगी स्माइल किया, अगर मन है तो ट्राई कर लो। मोटा शू खाने को उठा ही रहा था कि झांगी ने कहा, तू मटन नहीं खाता ना? शू बोला, मैं खाता हूं, वही मटन जो हमने आज स्लॉटर हाउस में देखा था। इतना सुनते ही मोटे शू के हाथ से मीट गिर गया और फेस वाइट पड़ गया। वो गिर ही पड़ता अगर अंकल यू चेयर ना पकड़ते। पाजी गेसांग कुछ समझ नहीं पाया, बोला, लगता है हमारे और बाहर के फूड में फर्क है। झांगी ने पूछा, ये हैबिट यहां कब से है? शायद 2 साल हुए होंगे, पाजी ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। शेफ लोदान चुपचाप खाना हटा ले गया, लेकिन पाजी गेसांग तो पूरे जोश में खुद ही सब मीट खाने लगा। उसे देख सब सहम गए। इतना पावरफुल इंसान इस तरह से खा रहा था जैसे भूखा हो। झांगी ने सोचा, ये सिर्फ लोकल टेस्ट नहीं हो सकता, कुछ और गड़बड़ है। फिर भी वो शांत रहा और अपना बाकी खाना खाने लगा। लियांग युए तो अब कुछ खा ही नहीं पाई। अंकल यू ने संभाला और मोटा शू भूखा था तो थोड़ा और खा ही गया। खाना खत्म हुआ तो पाजी गेसांग ने सर्वेंट्स को हटाया और सीरियस होकर बोला, च्वान झाओ धर्म सभा में अब 1 हफ्ता है। आपको याशे लांगताई फैमिली के प्रेशर को रोकना होगा। बाद में चारों बड़े फैमिली मिलकर डेमन किंगडम का डोर ओपन करेंगे। झांगी ने डायरेक्ट सवाल किया, आपने आज तक ये नहीं बताया कि डेमन किंगडम का ट्रेजर है क्या? किंग गैसर की ओरिजिनल बायोग्राफी में सब लिखा होना चाहिए। पाजी गेसांग बोला, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन मैं पाजी फैमिली का फ्यूचर रिस्क पर नहीं लगा सकता। मैं प्रॉमिस करता हूं, सब खत्म होने के बाद ओरिजिनल बुक आपके हवाले कर दूंगा। झांगी बोला, मुझे भी कुछ तो बेनिफिट चाहिए। पाजी गेसांग थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये ट्रेजर उसी से जुड़ा है जो आपने किनलिंग माउंटेन्स के नीचे देखा था। झांगी शॉक्ड हो गया। वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन, स्नेक पीपल, ये बातें सिर्फ टॉप सीक्रेट थीं। उसे लगा शायद पाजी गेसांग ब्लफ कर रहा है। तभी यांग शिनशिन की वॉइस उसके कानों में गूंजी, भैया, ये तुम्हें फूल बना रहा है। किंगेसर की स्टोरी 2000 साल पुरानी है, लेकिन वो सिविलाइजेशन उससे बहुत पुरानी है। झांगी को होश आया। उसका जजमेंट उस चीज ने बिगाड़ दिया था जो उसके दिल में सबसे बड़ी चिंता थी। फॉग वैली के नीचे क्या है? वो बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे द लीजेंड ऑफ किंग गेसर चाहिए, समझे? पाजी गेजांग डर गया। ये थ्रेट थी। ठीक है, वो बोला, कुछ भी हो, मैं बुक आपको दूंगा, और अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपने साथ शेंगजिंग ले चलिए। झांगी स्माइल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसने बताया कि रास्ते में उसने पेट्रोल टीम के कुछ लोगों को मार दिया। पाजी गेसांग हंस पड़ा, वो याशे लांगताई के गुंडे थे, आपने अच्छा किया, पर यह मैटर अब आप हैंडल करो, झांगी ने कहा।
बाद में पाजी गेसांग ने सबको कहा कि धर्म सभा तक पाजी हाउस में ही स्टे करे। उसने कुछ ब्यूटीफुल लड़कियों को भेजने की भी कोशिश की, पर झांग यी ने मना कर दिया। नाइट हो चुकी थी। लौटने के बाद लियांग युए गुस्से से फट पड़ी। ये तो लिमिट हो गई, लोग ही लोगों को खा रहे हैं, ये जगह तो पूरी तरह सड़ चुकी है। सब सोचने लगे, अगर लीडर ऐसा है तो आम लोग कैसे होंगे? शायद यहां कोई भी इनोसेंट नहीं। झांग ही बोला, अभी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये तय न हो जाए कि कौन शिकार है और कौन शिकारी, या शायद सब एक जैसे हैं। झांग यी का उसूल है, जब तक कोई बात उससे जुड़ी नहीं है वो दूसरों के मामलों में नहीं पड़ता। उसने कई बार देखा है कि बेवजह टांग अड्डाने का अंजाम क्या होता है। अगर खुद मुखिया ही ऐसी गिरी हुई हरकत करे तो समझो ये जगह पूरी तरह सड़ चुकी है। इसे बचाना नामुमकिन है। लियांग युए ने मायूसी से कहा। फैटी शू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो आज वो चीज खाते खाते बचा था। सोचकर ही उसे उल्टी आने लगी। झांग यी ने लियांग युए से कहा, प्लान के हिसाब से चलो। आज रात मु यान की शैडो कवर में जाओ और देखो कि ये पाजी फैमिली असल में है कैसी। फिर वो गंभीरता से बोला, सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर रहना, किसी भी चीज में इंटरफेयर मत करना, समझी? लियांग युए ने सिर हिलाया। डोंट वरी, मुझे पता है क्या करना है। फालतू की इन्वॉल्वमेंट से बस नुकसान होगा। तीनों ने 3 रूम लिए। फैटी शू उसी के रूम में रुका ताकि कोई पाजी फैमिली वाला आए तो हैंडल कर सके। बाकी सबको घर में ही रहने को कहा। सिक्योरिटी के लिए झांगी ने वाहवा को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि 3 में से 2 मेजर फाइटर्स यानी झांगी और लियांग युए बाहर जाने वाले थे। प्लान के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। झांगी ने अपनी सबमरीन आर्मर का मास्क पहना, ऑप्टिकल स्टेल्थ मोड ऑन किया और डायमेंशनल दरवाजा खोलकर पाजी हाउस से निकल गया। हर बार की तरह 3 किलोमीटर का स्पेस जंप कर वो किसी की नजर में नहीं आया। दिन में उन्होंने टेरेन का मैप समझ लिया था, इसलिए जल्दी ही वो पाजी फैमिली की सीमा से बाहर निकल गया। आसमान में रुककर उसने पीछे पाजी हाउस की रोशनी देखी और फिर नजरें घुमाईं उत्तर पश्चिम के ऊंचे पहाड़ों की ओर। वो था ग्रेट स्नो माउंटेन, सांगजिया मठ के पीछे खड़ा हुआ कुनलुन पहाड़ों का एक प्रमुख शिखर। झांग ही बिना रुके उसी दिशा में बढ़ गया। पाजी के सांग ने कहा था कि डेमोनिक किंगडम जमीन के नीचे है और उसका गेट किसी को नहीं पता। चारों चीफ्टन फैमिली के पास इसके मैप के टुकड़े हैं, पर झांगी को किसी मैप की जरूरत नहीं। उसकी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी से वो दरवाजा खुद ढूंढ सकता था। इधर लियांग युए और मुयान भी स्टेल्थ में पाजी हाउस की छानबीन कर रहे थे। कोनों की परछाइयों में छुपकर वो अंदर घुसे। कोर्टयार्ड में लाइट थी, लेकिन साइड एरियाज अंधेरे थे। मुयान की स्टेल्थ स्किल इतनी स्ट्रांग थी कि झांग यी तक नहीं पकड़ पाया था। उन्हें दिखा, पाजी फैमिली के लोग लग्जरी में डूबे हुए थे, नशे और वायलेंस में। ये देख लियांग युए की तलवार खींचने को हुई, पर झांगी के शब्द उसके कानों में गूंजे। ऑब्जर्व ओनली। आधा घंटा सर्च करने के बाद मुयान ने कहा, बाहर तो सब नॉर्मल लग रहा है, अंदर चलो। लियांग युए ने पूछा, क्या ढूंढना है? मु यान मुस्कुराई, जो तुम्हारा दिल कहे। लियांग युए ने गहरी सांस ली, कुछ बातें क्लियर करनी होंगी, वरना मन शांत नहीं होगा। मुयान बोली, शायद झांग यी भी यही चाहता था, इसलिए तुम्हें भेजा। लियांग युए स्टन हो गई। झांग यी जानता था कि उसके अंदर की जस्टिस की आग कभी कभी ट्रबल दे सकती है, पर वो इसे चेंज नहीं करना चाहता था। पाजी फैमिली की सच्चाई जानने का ये एक मौका था। साइड यार्ड से गुजरते हुए लियांग युए को जमीन के नीचे से अजीब साउंड्स आई। नीचे कुछ है, उसने कहा। मुयान की शैडो दीवारों से होकर एक सीक्रेट सेलर तक पहुंच गई। नीचे का सीन देखकर दोनों सन्न रह गईं। गंदगी, बदबू, केजेस में बंद लड़कियां, कुछ नंगी, कुछ प्रेग्नेंट, नजरें खाली, शरीर टूटे हुए। ये एक नरक था। लियांग युए का चेहरा पीला पड़ गया और उसे उल्टी आने लगी। मुझे पता है ये कौन है, वो रो पड़ी। ये जगह हेल है, वो दांत पीसते हुए बोली। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, पर साफ कहा, झांग ही का काम पूरा होते ही मैं इस जगह को तबाह कर दूंगी। मुयान शांत थी, बोली, तुम जो चाहो कर सकती हो, पर यह सिर्फ सिम्टम्स ठीक करना है, रूट नहीं।
उसे पता था ऐसी जगहें सिर्फ स्नो प्लेटों में नहीं, दुनिया के हर कोने में हैं जहां सनलाइट नहीं पहुंचती। तभी बाहर से एक्सप्लोजन और चीख पुकार सुनाई दी। रेबल्स आ गए, किसी ने चिल्लाया। पाजी के प्राइवेट सोल्जर्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स भागे उन्हें रोकने। लियांग यूए ने कहा, चलो देखते हैं। मुयान बोली, सिर्फ देखना है, लड़ना नहीं। लियांग यूए मुस्कुराई, डोंट वरी, मुझे समझ है। उधर झांग ये ग्रेट स्नो माउंटेन के पास पहुंच गया। वो सीधे सांगजिया मंदिर नहीं गया, क्योंकि वहां प्लेटो का मास्टर रहता है। मंदिर गार्ड से घिरा था। सभी मॉन्क्स हाई टेक कॉम्बैट सूट में थे, शायद जियांग नान से इंपोर्ट किए गए। झांग ये बिना किसी रोक टोक के स्नो माउंटेन में घुस गया। अंदर अंधेरा था, वो मड़ में फंस गया। वॉइड की पावर से उसने खुद के चारों ओर रास्ता बनाया और नीचे की ओर बढ़ा। आखिरकार उसे एक अंडरग्राउंड केव मिल गया। वो टैक्टिकल आईपीस और साउंड वेव सिस्टम ऑन करके आगे बढ़ा, ताकि डेमोन किंगडम का सुराग मिल सके। यहां बर्फ से ढंके पहाड़ों के नीचे जेंगी ने एक विशाल अंडरग्राउंड केव खोजा। मैप न होने से वो धीरे धीरे इस जगह को एक्सप्लोर करने लगा। ये जगह बेहद बड़ी थी, जैसा कि पाजी गेसांग ने बताया था। चारों बड़ी फैमिलीज को इसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए होंगे। शायद इसलिए धर्म कॉन्फ्रेंस के बाद सबने साथ आकर इसमें घुसने का फैसला किया। लेकिन जेंगी के लिए मैप की कमी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास टाइम और पावर दोनों थे। अपने बॉडी के स्मार्ट सिस्टम से उसने केव की बेसिक स्ट्रक्चर समझ ली। ये एक अंडरग्राउंड रिवर से जुड़ी थी, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली थी। उसने 100 मील के एरिया को टारगेट किया, क्योंकि डेमन किंगडम इसी बड़े बर्फीले पहाड़ के नीचे माना जाता था। जैसे ही जैंगी ने एरिया समझ लिया, उसने अपनी स्पेस एबिलिटी यूज करके केव को तेजी से स्कैन करना शुरू किया। उसे वहां कुछ बलि के जानवरों की हड्डियां तो मिली, पर कोई एंशंट रेलिक नहीं मिला। तभी उसे पास ही कुछ अजीब फील हुआ। वो एक रॉक वॉल में घुस गया और चुपचाप वॉच करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी ब्लैक कॉम्बैट सूट में वहां आया। वो सीधा उसी डायरेक्शन में गया जहां जैंगी खड़ा था, और फिर केव में और डीप चला गया। जैंगी समझ गया कि कोई पहले ही ट्रेजर की तलाश में आ गया है। उसने उस आदमी को फॉलो करना शुरू किया, अपने कैलोंग आर्मर की कैमोफ्लाज और सेनलुओ वानशियांग की हेल्प से। कुछ देर बाद वो आदमी एक अंडरग्राउंड क्लिफ पर रुका और फिर हवा में उड़ते हुए नीचे गया। उसके पीछे जैंग यी भी गया। नीचे एक नया अंडरग्राउंड वर्ल्ड था, जहां हड्डियों के ढेर थे। वो आदमी कुछ संस्कृत मंत्र बोलने लगा और हड्डियां हिलने लगीं। हड्डियों का एक पहाड़ गिरा और उसके नीचे से एक डीप कुआं निकला। जैंगी को लगा शायद यही डेमन किंगडम का एंट्रेंस है। वो आदमी उस कुएं में कूद गया और जैंगी ने भी अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी यूज करते हुए उसका पीछा किया। कुएं के पार एक छोटा वैली था, जहां एक विशाल एंशंट गेट बना था। ब्लैक ब्लू कलर का ये गेट लगभग 50 मीटर ऊंचा था, जिस पर संस्कृत के अक्षर और एक एंशंट वॉर की पेंटिंग्स थीं। शायद राजा गेसर द्वारा राक्षसों को सील करने की स्टोरी। जैंगी सरप्राइज था कि ऐसा गेट सच में मौजूद है। उस आदमी ने गेट ओपन करने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। उसके पावर से जमीन हिलने लगी। वो क्लियरली एक इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट था। जैंगी को डाउट हुआ कि यह संजिया टेम्पल का वही फ्यूनरल मास्टर है जिससे वो पहले मिला था। पर तभी एक दूसरा आदमी सिंपल कपड़ों में, नंगे पांव और खुले बालों के साथ आया। वो शांत भाव से मंत्र बोलता हुआ उनके पास आया और बोला, दानवीर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जैंगी समझ गया कि यही असली संजिया टेम्पल का फ्यूनरल मास्टर है। अब सवाल था, पहला आदमी कौन है? पहला आदमी एंग्री होकर बोला, तू ही तो है तबाही की जड़। और उसके गोल्डन विंग्स हवा में चमक उठे। लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर भी शांत था। तभी उसने जैंगी की ओर देखा और कहा, काफी देर देख लिया, अब बाहर आ जाओ। जैंगी शॉक्ड था। वो पूरी तरह हिडन था। स्पेस आइसोलेशन और कैमोफ्लाज दोनों यूज की थे, फिर भी उसका कवर ब्रेक हो गया। तभी और दो लोग डार्कनेस से बाहर निकले, एक ब्लैक आर्मर में और दूसरा गोल्डन कॉम्बैट सूट और एक शाइनी तलवार के साथ। सभी की एंट्री देखकर जैंगी को फील हुआ,
यहाँ 5 इप्सिलॉन लेवल के लोग मौजूद हैं। हर कोई सोच रहा था कि वो अकेले ट्रेजर लेने आया है, पर असल में सब वही सोच रहे थे। जैंगी स्माइल करके बोला, तो सब यही हैं? पर अंदर से सभी शॉक थे। इतने पावरफुल लोग एक ही जगह, एक ही टाइम पर। 5 लोग डीमॉन एम्पायर के द्वार के सामने खड़े थे। सभी चुप थे, पर काले कपड़ों वाला लंबा आदमी बोला, लगता है तुम सब इसी चीज के लिए आए हो। उसकी नजर विशाल दरवाजे पर पड़ी। सुनहरे पंखों वाला एलियन गुस्से में बोला, ये तो स्नोवी प्लेटो का खजाना है। तुम कौन हो? इसे छूने की हिम्मत कैसे की? रोशनी फैलाने वाले व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें ये खबर कहां से मिली, पर बिना देवी देवताओं की रक्षा के यहां आना ठीक नहीं। उसकी आवाज शांत थी, पर ताकत से भरी हुई। लंबा एलियन जोर से हंसा, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। ट्रेजर तो उसी का होगा जो इसे ले जाने की ताकत रखता है। सोने के कवच वाला आदमी चुप था, पर उसकी तलवार और मुस्कान से उसकी मंशा साफ थी। झांगी खामोश था, पर दबाव महसूस कर रहा था। 5 आइप्सिलन लेवल वॉरियर्स एक साथ साउथ वेस्ट रीजन में आए थे। झांगी ने सोचा, ये सब कौन है? लेकिन सब ने इंटेलिजेंट वॉइस चेंजर्स पहने थे। बालों वाले आदमी ने गुस्से में पूछा, तुम सच में नहीं जाओगे? लंबा एलियन बोला, ये रिलिक्स तुम्हारे तांत्रिक सेक्ट के नहीं है। सुनहरे पंखों वाले एलियन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे पूर्वज केसर किंग ने दबाया था। यह हमारे प्लेटो का हिस्सा है। अब प्लेटो के 2 लोकल एलियंस आउटकाइडर्स के खिलाफ एक हो गए। दरवाजे से एक पुरानी, भारी और मृत्यु भरी एनर्जी आ रही थी। झांगी को तांत्रा के रक्त समर्पण की क्रूर विधियां याद आईं। तभी सोने के आदमी ने कहा, तुम दरवाजा ले जाओ, पर जो इसके पीछे है वो यहीं रहेगा। बात अब खत्म हो चुकी थी। तभी रोशनी फैलाने वाले व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा और उसके शरीर से जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। दूर स्थित सांका मोनेस्ट्री की 3000 स्तूपियां घूमने लगी और प्लेटो की शक्ति उसके अंदर समा गई। झांगी हैरान रह गया, क्या सच में भगवान होते हैं? अब उसमें कोई शक नहीं था। वह तांत्रा का फ्यूनरल मास्टर था। उसका शक्ति स्तर कम से कम 20,000 पॉइंट्स है। झांगी ने सोचा, लेकिन उसके पास अब केनलॉन्ग आर्मर है और उसकी ताकत 18,000 तक पहुंच चुकी है। हार भी हो तो भाग सकता है। जब सबने पीछे हटने से इनकार किया, तो फ्यूनरल मास्टर ने अटैक किया। पहले उस लंबे एलियन को निशाना बनाया। सुनहरी रोशनी में उसकी शक्ति ईश्वर जैसी थी। उसने तीनों, झांगी, लंबा एलियन और सोने का एलियन को एक ही वार में दबोचने की कोशिश की, पर तीनों ने मिलकर उसकी विशाल बुद्ध हथेली को चकनाचूर कर दिया। देखते ही देखते सुनहरे पंखों वाला एलियन भी युद्ध में शामिल हो गया और अपने पंखों से तेज ब्लेड्स फेंकने लगा। अब लड़ाई 3 वर्सेस 2 हो गई थी। लंबा एलियन हंसते हुए विशाल हो गया और उसकी तलवार से हेलफायर निकली। तभी पांचों की ताकत एक जगह इकट्ठा हो गई। शक्ति कंट्रोल से बाहर जा रही थी। झांगी ने वॉइड एनर्जी बाहर निकाली और युद्ध में झोंक दी। अब पलड़ा उनके पक्ष में झुकने लगा। फ्यूनरल मास्टर को खून की उल्टी हुई, पर फिर सांगा मोनेस्ट्री की स्तूपियों से उसे फिर शक्ति मिलने लगी। वह अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था, तांत्रा का अवतार बन चुका था। अचानक टीमॉन एम्पायर के दरवाजे पर उकेरे गए जीवों की आंखें खुल गईं और उन्होंने सबको घूरना शुरू कर दिया। फिर अंडरटेकर ने मुस्कुराते हुए एक मुद्रा बनाया और पांचों की शक्ति दरवाजे की ओर भेज दी। हम सब उसके हाथों इस्तेमाल हो गए, झांगी ने कहा। दरवाजा हिलने लगा और उसके अंदर से खून बहने लगा। सारे एलियंस पीछे हट गए। अंडरटेकर अब अकेला था। दरवाजे के पीछे से डरावनी हंसी आ रही थी। झांगी ने डायमेंशनल गेट खोला और निकल गया, पर एक सीक्रेट कैमरा पीछे छोड़ दिया। बाकी 2 भी निकल गए। अंडरटेकर खून की नदी पर खड़ा मुस्कुराता रहा। दरवाजा अब डार्क रेड हो चुका था। झांगी ने सोचा, क्या दरवाजा खोलने के लिए 4 फैमिलीज के पास जो चाबियां हैं वो जरूरी हैं? सब कुछ उलझ गया था।